हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग की पॉलिटी की सीरीज चल रही थी गाइस। पॉलिटी में हम लोग ने गांधीवादी निर्देशक तत्वों को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग समाजवादी निर्देशक तत्वों को समझेंगे। तो उस समाजवादी निर्देशक तत्वों को पढ़ने से पहले हम लोग गांधीवादी निर्देशक तत्वों को एक बार रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाजवादी विचारधारा को समझेंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग समाजवादी विचारधारा को पढ़ने के बाद समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे, जिससे आपको फिर एक बार आप लोग विचारधारा पढ़ लेंगे तो फिर आपको समाजवादी निर्देशक तत्वों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे हम लोग की पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी के बाद हम लोग आईआर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आईआर के बाद जितना भी राजनीति विज्ञान का बचा हुआ सिलेबस होगा उसे हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जो आपके सपने हैं आईएएस और पीसीएस बनने के, तो उन सपनों को आप लोग श्री राम आईएएस पीसीएस संस्थान के साथ जुड़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे समाजवादी विचारधारा से। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो यूपीएससी में पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवाइज पे ध्यान देना होगा। यदि आप लोग अच्छे ढंग से रिवीजन करते हैं, अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद उसको 5 बार रिवाइज करते हैं, तो आपको जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यूपीएससी में पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोग ने पहले देखा था निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। समाजवादी निर्देशक तत्व, गांधीवादी निर्देशक तत्व, समाजवादी निर्देशक तत्व और तीसरा कौन सा था, उदारवादी निर्देशक तत्व। उदारवादी निर्देशक तत्व। तो जो हम लोग की अप्रोच होगी आईएएस की मेंस की अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। एक बार मेंस के कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो प्री के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा जो भी आपको पढ़ना भी इसी तरीके से, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें मेंस की अप्रोच को फॉलो करें। और मेंस के यदि आपने मेंस के तरीके से पढ़ लिया तो आपको प्री के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मान ली आप लोग मेंस के हिसाब से तैयारी करिए। गांधीवादी निर्देशक तत्वों में हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग समाजवादी निर्देशक तत्वों को समझेंगे। इधर हो गया उदारवादी निर्देशक तत्व, ये हम लोग का कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग समाजवादी विचारधारा को समझेंगे कि समाजवादी विचारधारा क्या है। थोड़ा ऊपर से हम लोग सिर्फ संक्षेप में समझेंगे। जो भी समाजवादी विचारधारा है उसका एक पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही एक चैप्टर है, तो उसे हम लोग समाजवादी विचारधारा को उस समय समझेंगे। गांधीवादी विचारधारा को हम लोग ने संक्षेप में समझा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग समाजवादी विचारधारा के साथ साथ समाजवादी निर्देशक तत्वों को समझेंगे। निर्देशक तत्व, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। पहला हम लोग ने आर्टिकल 40 पढ़ा था। हम लोग एक ट्रिक भी देख लेते हैं जिससे हम लोग को गांधीवादी निर्देशक तत्वों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग एक ट्रिक से देख लेते हैं तो आप लोग को जो याद करने की दिक्कत होती है वो भी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो गांधीवादी निर्देशक तत्वों को हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। गांधीवादी निर्देशक तत्व कौन कौन से हम लोग ने पढ़े थे। पहला हम लोग ने पढ़ा था आर्टिकल 40। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 40 में बोला गया था कि राज्यों को पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। राज्यों को पंचायतों का गठन, राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे। अब जैसे 40 हो गया तो इधर हो गया, आपको 4 से याद रखना है और पंचायत से 5 याद रखना है। तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो आर्टिकल 40 में क्या होगा कि आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन किया जाएगा। ये हो गया 4 हो गया आपका, और ये हो गया पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो ये 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। तो आर्टिकल 40 से आपको याद रखना है पंचायत, 5 और 4। तो आर्टिकल 14 में पंचायतों का, राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 40 से आपको याद हो गया। 4 के बाद क्या आता है 5, पंचायत। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था आर्टिकल 43 में क्या बोला गया था, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
तो अब आपको यहाँ इसको कैसे याद रखना है, 43 के बाद क्या आएगा, इंडस्ट्री, 43 इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री को राज्यों के द्वारा स्थापना की जाएगी। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, 43, इधर 3 आ रहा है, इधर क्या होगा, इंडस्ट्री, तो इधर से 3 और T को आप लोग मैच कर सकते हैं कि 43 इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री की स्थापना राज्यों के द्वारा की जाएगी। तो ये आपको 43 याद हो गया। अब 40 को कैसे याद करेंगे, 4 के बाद क्या आता है, पंच, तो आर्टिकल 40 के तहत राज्यों के द्वारा पंचायतों की स्थापना की जाएगी। 4 और 5 को याद रखिए। इधर क्या हो गया, 43 इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों की स्थापना राज्यों के द्वारा की जाएगी। तो ये 43 हो गया। तो आपको याद कैसे रखना है, 40 के बाद +3 कर दीजिए और इसके बाद +3 कर दीजिए, 46 हो जाएगा। आर्टिकल 46 को इसमें क्या बोला गया था, इधर देख लेते हैं आर्टिकल 46। तो आपको याद करना कैसे करना है, 40 के बाद +3 करिए, इधर +3 करिए तो 43 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 46 हो जाएगा। आर्टिकल 46 में क्या बोला गया था कि राज्यों के द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के प्रयास किए जाएंगे। तो वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा उनके शोषण से उनकी रक्षा, समाज में जो उनका शोषण होता है उससे उनकी रक्षा की जाएगी। तो अब ये आर्टिकल 46 हो गया, वंचित वर्गों की उत्थान के प्रयास राज्यों के द्वारा किए जाएंगे। तो अब आपको 6 से यहाँ क्या रखना, याद रखना है, 6 शेड्यूल में क्या प्रावधान किया गया है। तो आपको यहाँ से देखिए 6 से आपको 2 चीज़ें याद हो रही। छठी सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के जो स्थान है वहाँ के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तो आर्टिकल 6 में क्या बोला गया, जो असम हो गया, ये आपको याद रखने 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पीसीएस में पूछा गया है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं और छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जो छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी स्थान है वहाँ के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो प्रशासन से संबंधित यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति के जहाँ पे अनुसूचित जनजाति वाले लोग निवास करते हैं वहाँ के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान आर्टिकल छठी अनुसूची में किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो स्थान है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में वहाँ के लिए, जो वहाँ के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया है। प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, कौन से, SC ST के निवास, जो जहाँ पे निवास करते हैं उनके जहाँ पे वो निवास करते हैं उस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान अनुसूची 6 में किए गए। तो यहाँ को आपको छठी अनुसूची में से कैसे याद रखना है, छठी अनुसूची में SC व ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो और आर्टिकल 46 में क्या बोला गया कि SC व ST के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान राज्य प्रयास करेगा। तो आपको 6 से क्या याद रखना है, 6 से आपको याद रखना है कि SC व ST जहाँ निवास करते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में छठी अनुसूची को याद रखना है। और तो आपको एक बार छठी अनुसूची याद हो जाएगी तो उसमें क्या बोला गया कि SC ST के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और आर्टिकल 46 में क्या बोला गया कि SC व ST के उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद हो गई, एक तो आर्टिकल आपको 46 याद हो गया और आपको यहाँ से क्या याद हो गया, 6 शेड्यूल आपको याद हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, आपको मैचिंग करा के पूछ लेगा कि 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, 4th अनुसूची, तो आपको याद करके रखना है। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको इसको भी याद करने की ट्रिक है, अमित्र, आ का मतलब क्या हो गया, असम हो गया, मी का मतलब क्या हो गया, मिजोरम हो गया, त्रा का मतलब क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया और या का मतलब क्या हो गया, मेघालय। तो जो छठी अनुसूची में 4 राज्यों के जहाँ पे SC व ST निवास करते हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। और 46 का क्या मतलब हो गया कि SC व ST के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। तो ये हम लोग का आर्टिकल 46 कंप्लीट हो गया, 43 कंप्लीट हो गया
और आर्टिकल 40 हम लोग ने एक ट्रिक से याद कर लिया कि आपको एक जो याद करने में दिक्कत आती है वो दिक्कत आपको ना हो। अब हम लोग समझते हैं कि ये हम लोग का 40 हो गया, 43 हो गया, 46 हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि 47 और 48 को कैसे याद करना है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 40 का मतलब क्या हो गया, 4 से 4 के बाद क्या आता है, पंचायत। और 43 के बाद क्या आता है, इंडस्ट्री। 43 इंडस्ट्री, तो आप तो ऐसे याद करना है कि एमएसएमई की इंडस्ट्री की स्थापना राज्य करेगा। और 46 को कैसे याद करना है कि छठे शेड्यूल में किसका प्रावधान है, एससी व एसटी का से संबंधित प्रावधान है। और 46 में भी एससी व एसटी से उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे राज्यों के द्वारा। तो ये हो गया 46। अब हम लोग समझते हैं 47 व 48 को कैसे याद करना है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आपको 6 शेड्यूल आपको याद रखना है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों से संबंधित प्रावधान है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमित्र, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसे जो भी वहाँ के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में किए गए हैं। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। आप इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इस ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी भूलने की दिक्कत नहीं होगी। आपसे गांधीवादी निर्देशक तत्वों में पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईएएस में भी पूछे गए और आने वाले भविष्य में भी पूछे जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं 47 और 48 को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो 47 को पहले आपको याद करना है 7, 47 से 47, तो 7 होता है लेकिन हम लोग 7 से याद करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया था, राज्य, मद्य एवं मदिरा, मादक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, सेवन पर रोक लगाएगा। अब यहां से सेवन हो गया और इधर से आपको सेवन रखना है। किसके सेवन पे रोक लगाएगा, मादक जितने भी मांस हो गए या मदिरा जितनी भी शराब और जितने भी मांस हो गए उन पे राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 7 आपको यहाँ से याद करना है और 47 से आपको यहाँ याद करना है। तो ये चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 47 और यहाँ क्या, मांस तथा मदिरा के सेवन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा। तो आपको यहाँ 7 से ये दोनों चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं। 47 और इधर मादक पदार्थों के सेवन पे राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आपको याद करने में कोई दिक्कत। 47 और इधर क्या हो गया, मांस मदिरा पदार्थों के सेवन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहाँ 7 से आप लोग याद कर सकते हैं। 7 इधर हो गया, उधर किसका सेवन हो गया, मांस तथा जितने भी नशीले पदार्थों के सेवन पे राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो 7 आपको याद रखना। 7 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। तो ये हो गया 47। अब हम लोग समझते हैं 48 को कैसे याद रखना है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वो शेयर करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अब हम लोग देखते हैं 48 को कैसे याद करना है। 48 को बस आपको ये याद रखना है, 48 आई लव माई विलेज। 48 आई लव विलेज, आई लव विलेज। तो इधर 40 आपको ऐसे याद करना है, 48 आई लव माई विलेज। विलेज का मतलब गांव। तो गांव में क्या होता है, पशु होते हैं, गायें होती हैं और जितने दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं के संरक्षण का प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 40 आपको कैसे याद है, 47 से क्या हो गया, 47 मांस पदार्थों के सेवन पे राज्य प्रतिबंध लगाएगा। 48 आई लव माई विलेज, 48 आई लव माई विलेज। तो यहाँ क्या हो, विलेज में क्या होते हैं, पशु होते हैं, गायें होती हैं, दुधारू पशु होते हैं। तो उनके संरक्षण का प्रयास
राज्यों के द्वारा किया जाएगा, उनकी हत्या ना हो इसका प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया 48 हो गया। 48 आई लव माई विलेज। 47 मांस पदार्थों के सेवन पे राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये हम लोग ने याद कर लिया कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपको यूपीएससी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग यदि पीडीएफ के सारे रहेंगे तो बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी और यूपीएससी निकालने में आपको लिखना पड़ेगा तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होएगी। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक से याद करिए तो आप लोग को याद कर। पॉलिटी का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 15 में से 13-14 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे यदि आप लोग ने पूरे लेक्चर देखे और उसको ढंग से रिवाइज किया। तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन यदि गलत होए तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो ये हो गया आर्टिकल कौन कौन से हम लोग ने गांधीवादी निर्देशक तत्व में हम लोग ने देखे थे। गांधीवादी निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40, 43, 46 और 47, 48। तो यहाँ से +3 कर दीजिए, यहाँ से +3 कर दीजिए और इसके बाद 47 और 48। तो ये हम लोग की याद करने की ट्रिक्स हो गई। 40 में क्या है, पंचायत, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 43 में क्या है, इंडस्ट्री है। 43 इंडस्ट्री कौन सी है, एमएसएमई इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। 46 में क्या हो गया, 46 को आप कैसे याद रखेंगे, 6 शेड्यूल से। 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल में कौन से राज्य शामिल हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक है, अमित्र। जैसे अमित जैसे आपने अमित नाम सुना होगा, अमित मिश्रा नाम सुना होगा, तो इसी तरह से क्या होगा, अमित्र, उसके आगे या जोड़ देना है तो अमित्र हो जाएगा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और 47 को कैसे याद करना, सेवन से। किसके सेवन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, सेवन पे प्रतिबंध, किसके, मांस के और मदिरा पे। तो ये याद हो जाएगा 48 से आई लव माई विलेज। तो ये आपको याद हो जाएगा, सभी आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। गांधीवादी निर्देशक तत्व में 5 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी, शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम लोग समझते हैं कि समाजवादी निर्देशक तत्वों को, इसमें कौन कौन से निर्देशक तत्व आते हैं तथा समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग समझते हैं कि समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको याद करने में क्या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करिए तो आपको पूरे जो आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 48 तक आपको आसानी से जितने भी गांधीवादी तत्व हैं आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं समाजवादी निर्देशक तत्वों को समझेंगे। समाजवादी निर्देशक तत्व, तो इसमें पहले हम लोग समाजवादी विचारधारा का मतलब समझते हैं, फिर हम समाजवादी विचारधारा का, एक बार हम लोग को समाजवादी विचारधारा पता चल गई तो हम लोग को समाजवादी निर्देशक तत्वों को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले टीचर गलती क्या करते हैं कि ना तो वो समाजवादी विचारधारा पढ़ाते हैं ना तो वो गांधीवादी विचारधारा पढ़ाते हैं, सीधे वो आर्टिकल को पढ़ाने लगते हैं, जिससे आर्टिकल ना तो आर्टिकल याद होते हैं ना तो आर्टिकल उन्हें समझ में आते हैं। तो पहले हम लोग विचारधारा को पढ़ेंगे फिर हम लोग आर्टिकल को समझेंगे, जिससे आपको आर्टिकल को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो समाजवादी विचारधारा का पहला हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं कि पहली बात ये आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं। दूसरा क्या हो गया कि पहले ये आर्थिक समानता की बात करते हैं, दूसरा उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया कि ये वितरण की बात करते हैं,
तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। समाजवादी विचारधारा में क्या बोला जाता है कि पहली बात तो ये आर्थिक समानता की बात करते हैं। आर्थिक समानता का मतलब क्या होगा कि सभी के पास रोटी होना चाहिए, सभी के पास कपड़े होने चाहिए, सभी के पास शिक्षा होनी चाहिए, सभी के पास आवास होना चाहिए, सभी के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। तो आर्थिक समानता का क्या मतलब हो गया, सभी के पास स्वास्थ्य, रोटी हो, सभी के पास रोटी हो, कपड़ा हो, आवास हो, शिक्षा हो तथा स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। तो ये 5 चीज़ें, यानी 5 के अलावा और सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं सभी के पास होनी चाहिए। तो आर्थिक समानता का क्या मतलब हो गया, सभी के पास रोटी हो, सभी के पास कपड़ा हो, सभी के पास मकान हो, सभी के पास शिक्षा हो, सभी के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हो। तो इसे कहते हैं आर्थिक समानता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ अंबानी का 28 मंजिला मकान हो, दूसरी तरफ झोपड़ी हो बगल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब है, समाजवाद किसकी बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है। सभी के पास एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, रोटी हो, कपड़ा हो, शिक्षा हो, आवास हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, ये सभी चीज़ें सभी के पास होनी चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट हो गया। ऐसा ना हो कि बगल में अंबानी जी की इतनी बड़ी इमारत हो, एक झोपड़ी बगल में झोपड़ी वाला भी हो, तो ये समाजवाद इसकी बात नहीं करता है। समाजवाद आर्थिक समानता की बात करता है, सभी के पास रोटी, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो समाजवाद है उत्पादन के साधनों पे समुदाय के नियंत्रण की बात करता है। तो हम लोग इसको समझते हैं दूसरे पॉइंट को, उत्पादन के साधनों में समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। एक मिनट गाइस। तो उत्पादन के साधन कौन से हो गए, उत्पादन के साधन हो गए, भूमि हो गई, मशीन हो गई, कारखाना हो गया। तो इन सब पे समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। समुदाय का मतलब जो उस उस कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, जैसे मजदूर वर्ग, तो उत्पादन के साधनों पे मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए। मजदूर वर्ग का नियंत्रण, एक समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूंजीपति का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पे नहीं होना। जैसे कोई अंबानी की कोई फैक्ट्री है, तो जो फैक्ट्री में जितने भी साधन है, संसाधन है, कारखाने हैं, तो उस पर जो वहाँ के मजदूर काम करते उनका नियंत्रण उन सभी उत्पादन के साधनों पे होना चाहिए। अंबानी का जो उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर भूमि, मशीन, कारखाने, इन पे मजदूर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। जो उस जगह काम करें, जो जैसे मजदूर समुदाय वहाँ पे काम करता है, जितने भी इंजीनियर्स काम करते हैं, उनका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पे होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये वितरण की बात करते हैं। वितरण के बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, फ्री में पानी दो, फ्री में शिक्षा दो, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधाएं दो। तो क्या हो गया, फ्री में पानी दो, फ्री में शिक्षा दो, फ्री में हॉस्पिटल दो, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, फ्री में वैक्सीन दो, फ्री में राशन दो। तो ये क्या कहेंगे, वितरण की बात करेंगे। जो है बांटो बांटो बांटो, सबको बांटो, फ्री में दो। तो समाजवाद का मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये करेंगे कि आर्थिक समानता की बात करेंगे। आर्थिक समानता, रोटी, कपड़ा, मकान सबके पास होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं कि कार सबके पास होनी चाहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी के पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उत्पादन के साधन, भूमि हो गया, मशीन हो गया, कारखाने हो गए, जितने भी जो उत्पादन के साधन है उन पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। कौन सा समुदाय, जो वहाँ पे काम करता है, जैसे मजदूर लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो उत्पादन के साधनों पे मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, ये वितरण की बात करेंगे कि जो है फ्री में बांटो, फ्री में वैक्सीन दो, फ्री में राशन दो, फ्री में आयुष्मान योजना चला दो। तो ये हो गया समाजवाद जो विचारधारा है, उसको हम लोग ने समझ लिया है। तो अभी जो जैसे मोदी सरकार है, वो एक कैपिटलिस्ट, वो एक पूंजीवादी सरकार मानी जाती है, लेकिन जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो अभी वो एक तरह से समाजवादी नीतियों को ही आगे बढ़ा रही, क्योंकि वो फ्री में वैक्सीन बांट रही, फ्री में राशन दे रही। तो जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो एक समाजवादी नीतियों को ही अनुसरण मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भले ही मोदी सरकार को पूंजीवादी सरकार कहा जाए, लेकिन वो जो अभी योजनाओं को आगे बढ़ा रही, वो एक तरह से समाजवादी योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल किसी सरकार की आलोचना नहीं करनी, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपने आंसर्स को लिखना है। जैसे यदि आप न्यूट्रल होकर अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपसे इससे पता चलेगा कि आप लोग किसी पार्टी के प्रति आपका झुकाव नहीं है।
तो ये हो गया समाजवादी विचारधारा को हम लोग ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, समाजवादी विचारधारा को समझिए कि इसमें क्या क्या बोला गया है। इसके बाद हम लोग समाजवादी निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, इससे आपके पूरे डाउट दूर हो जाएंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और आप लोग जब एग्जाम में जाएं तो एग्जाम में जाने से पहले इन सभी पॉइंट को याद रिवाइज करके जरूर जाएं। और जितने शॉर्ट नोट बनाएंगे उतने ही ज़्यादा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के समय होगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो बातें हम लोग बोल रहे हैं उसको आप लोग बिल्कुल रियलाइज़ करेंगे कि कितना फ़ायदा होता है नोट्स बनाने से। अब हम लोग समझते हैं कि समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, आप इसमें पहले 38 आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल आर्टिकल है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में गरीबी ना हो, असमानता ना हो, किसी का शोषण ना हो। तो ये हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या हो गया कि जो संसाधन है उस पर किसी एक वर्ग संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, जो भी संसाधन हो उसका सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में उसका नियंत्रण ना हो, समाज के सभी वर्गों के बीच उसका समान वितरण किया जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होगा, किसी जो भी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो राज्य क्या करेगा, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा। तथा जो भी और दूसरा क्या है, इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि आय प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समानता असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इसमें दूसरी बात क्या बोली कि जो आय तथा प्रतिष्ठा तथा अवसरों की असमानता है, जिसके पास ज़्यादा आय है किसी के पास कम आय है, उस असमानता को यदि, और अवसरों की समानता का क्या मतलब है, यदि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग को ज़्यादा अवसर मिले, किसी वर्ग को सरकारी नौकरी में ज़्यादा अवसर मिले, किसी वर्ग को सरकारी नौकरी में कम अवसर मिले, तो इस असमानता को भी राज्य दूर करने का प्रयास करेगा। तो ये हो गया 38 हो गया, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 39 में क्या प्रावधान किया गया है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया आय हो गई, प्रतिष्ठा हो गई तथा अवसरों की असमानता को दूर करने के प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। ये गाइस कोई लिख के नहीं बताता, इतना डिटेल में कोई समझाता भी नहीं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है इस चैनल को कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम लोग बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल एक शब्दों का मतलब समझाते हैं कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, कि आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप लोग रटेंगे तो आप लोग कई दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन एक बार आप लोग ने समझ लिया तो पूरे जीवन भर आप लोग को याद रहेगा। आय, प्रतिष्ठा तथा अवसरों की असमानता, जो भी अवसर मिलते हैं, जैसे किसी वर्ग को ज़्यादा अवसर मिल गए सरकारी नौकरी में, किसी को कम मिले, तो उस असमानता को भी दूर करने का प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं 39 में क्या प्रावधान किया गया है। इससे 38 हो गया, 39 समझते हैं। में क्या बोला गया है? 39 में 4 सब क्लॉज है, 39A, 39B, 39C और 39D। ये 4 क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 क्लॉज और हैं, 39E, 39F। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्य नागरिकों को
राज्य नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। 39B में क्या बोला गया है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। और 39C में क्या बोला गया है? उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा। 39D में क्या बोला गया है कि महिला तथा पुरुष 39D में क्या बोला है? जो महिला तथा पुरुष अगर वो समान कार्य करते तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। महिला तथा पुरुष समान कार्य के लिए इनको समान वेतन दिया जाएगा। समान वेतन दिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 39D। तो आपसे ये पूछा जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ पे किया गया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSP। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 39D के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 39D में। और तो आपको याद कैसे करना? 39D और D से मतलब क्या हो गया? DPSP। तो आपको एक याद करने की और टिक हो गई कि 39D के अंदर जो 39D है उसमें क्या प्रावधान किया गया? समान कार्य के लिए समान वेतन। और D से क्या हो गया? DPSP। तो याद करने की ट्रिक क्या हो गई? 39D, D से क्या हो गया? DPSP। तो ये आपको 39D आपको आर्टिकल याद रखना है। इसमें क्या बोला गया? समान कार्य के लिए समान वेतन। और D से आपको याद हो गया कि D का मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 39D। तो अब ये इन तीनों आर्टिकल को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये 3 आर्टिकल का मतलब क्या है? इस चौथे को हम लोगों ने समझ लिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि कोई महिला पुरुष एक ही कार्य करती है तो उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इस तीनों आर्टिकल को हम लोग समझ लेते हैं। तो 39A में क्या बोला गया कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब क्या होगा कि राज्य कोई मनरेगा योजना चला सकता है, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। कैसे उपलब्ध कराएगा? कोई जैसे मनरेगा की योजना चला दी, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देगा। कोई स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चला दिया, कोई योजना चला के गरीबों को कर्जा प्रदान कर दिया जिससे वो अपने कोई रोजगार कर सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। इसमें क्या कर सकता है? राज्य मनरेगा की योजना चला सकता है, मनरेगा के तहत रोजगार दे सकता है। तो आपको बिल्कुल एप्लीकेशन समझना कि यदि इस आर्टिकल में बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। यदि आपसे पूछा जाए मनरेगा की जो योजना चलाई गई है वो किसके तहत चलाई गई है? वो DPSP के अंतर्गत उस योजना को चलाया गया है, मनरेगा। राज्य स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चला सकता है। राज्य क्या कर सकता है? जो रेहड़ी पटरी वालों को, अभी एक योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का कर्जा दिया जाएगा। तो वो किसके तहत किया गया था? वो DPSP के तहत किया गया था कि सभी को 10,000, जो रेहड़ी पटरी जो सड़क पर जो अपने जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको 10,000 का ऋण दिया जाएगा जिससे वो अपने उद्योग धंधों को और अच्छी तरह से चला सके। तो आपको बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड से इस आर्टिकल को समझना होगा। जब आप लोग समझ के किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना तो लिखने में कोई दिक्कत होगी। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का ऋण दिया जाएगा। एक ऐसी योजना चलाई गई थी, योजना का नाम मुझे याद नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरा मतलब क्या होगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि देश की जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में, वो कुछ चंद लोगों के हाथों में देश की संपत्ति नहीं दी जाएगी, उसका केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ संपत्ति का मतलब क्या हो गया? जो देश का खनिज हो गया, जैसे खनिज में क्या हो गया? कोयला हो गया, जो खदानें हो गई, तो इनको किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जाएगा। इनका सभी नागरिकों के बीच समान वितरण किया जाएगा। ऐसा ना हो कि जो देश के जो कोयले खदानें वो सिर्फ अंबानी के हाथों में दे दी जाए, उसका सभी व्यक्तियों के बीच एक तरह से समान वितरण होगा।
तो उत्पादन के तीसरा क्या हो गया, ये 39A हो गया, ये 39B हो गया, 39C। अब हम लोग पढ़ेंगे 39C। तो उत्पादन के साधनों पे उसका विकेंद्रीकरण होगा, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा। जैसे हम लोग ने अभी समाजवादी विचारधारा को समझा था कि उत्पादन के साधनों पे एक समुदाय का नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। तो इसमें भी क्या बोला गया कि उत्पादनों के साधनों का केंद्रीकरण होगा, मतलब जो भी उत्पादन के साधन हो उस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया 39A, 39B, 39C, 39D में क्या बोला गया, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हो, जो यदि महिला तथा पुरुष तथा एक ही कार्य करते तो उन्हें समान वेतन राज्यों के द्वारा सुनिश्चित करवाया जाएगा कि उन दोनों व्यक्तियों को, जो है चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उन्हें समान वेतन दिया जाए। तो 39D आपके लिए क्या हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 39D, DPSP। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इतने गाइस बिल्कुल एक एक चीज़ खोल के आपको समझा दे रहे हैं, जिससे आपको, यदि आप आज लोग पढ़ लें, आज आप लोग पढ़ें और कल रिवाइज करें तो फिर आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप लोग भी जो पढ़ लें उसको दूसरे लोगों को ज़रूर पढ़ाएं, जिससे सभी तक शिक्षा पहुँचे। तो ये हो गया 39 हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि 41 में क्या बोला गया। तो ये समाजवादी निर्देशक तत्व में कौन कौन आते हैं, आर्टिकल 38, 39 और 41। तो अब हम लोग 41 को समझते हैं। हम लोग ने 40 समझ लिया था, 40 का मतलब 4 से पंचायत। तो अब हम लोग समझते हैं 41। तो 41 का क्या मतलब है, 41 में बोला गया कि बेरोजगार बूढ़े तथा बीमार व्यक्तियों को राज्य सहायता प्रदान करेगा, राज्य सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें क्या बोला गया कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार हुआ, चाहे व्यक्ति बूढ़ा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे जो व्यक्ति बीमार हो, तो उन लोगों को राज्य सहायता प्रदान करेगा। तो बेरोजगार होगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कोई अगर बूढ़ा होगा तो उसे आयुष्मान योजना के तहत उसकी मदद की जाएगी, कोई व्यक्ति यदि बूढ़ा है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी, बेरोजगार होगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध होगा तो उसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे इलाज राज्यों के द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा कि उसका इलाज की व्यवस्था राज्यों के द्वारा की जाएगी। तो ये हो गया कि 41 में क्या बोला गया, जो बेरोजगार हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बीमार व्यक्तियों को राज्यों के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अगर बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि कोई वृद्ध है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। तो ये हो गया 41। गाइस 1-2 आर्टिकल और हैं, उसे हम लोग कल समझ लेंगे। तो हम लोग का जो समाजवादी तत्व है उसे आज हम लोग का ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, थोड़े बहुत 2-3 आर्टिकल हैं तो उसे हम लोग कल समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग उदारवादी तत्वों को भी समझ लेंगे, तो हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो। अभी हम लोग का जितना भी नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण वाला चैप्टर है उसे हम लोग समाप्त कर लेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। गाइस थैंक यू सो मच।